नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पन्नालाल वाणिया है। अभी आप पीएल मैथ्स की पाठशाला पर वीडियो देख रहे हो। अगर कक्षा 10 की गणित आपको मुश्किल लगती है, सवाल समझ नहीं आते हैं या नंबर कम आते हैं, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस चैनल पर आपको मिलेगी मैथ्स की पूरी तैयारी। एनसीईआरटी, सीबीएसई एंड आरबीएसई के अनुसार आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझाने के साथ यहाँ हम पढ़ेंगे जीरो से लेके बोर्ड लेवल तक, ताकि आप परीक्षा में पूरे नंबर ला सको। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान मैथ्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में घंटे का आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तो ये तो एक मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन था। चलिए अब आपको प्रथम अध्याय वास्तविक संख्या की प्रश्नावली 1.2 करवाते हैं। ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्नावली में से एक बड़ा सवाल 100% आता है। इसलिए इस ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब इस प्रश्नावली का हम हाँ, तो प्रमेय 1.3 है। मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। इसे हमें बताना है। तो मान लीजिए P का मान कुछ मान लेते हैं, a का मान भी कुछ मान लेते हैं। P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, 5, 7, 11 ये अभाज्य संख्या होती है। तो इनमें से कोई हमें P का मान मानना है और a स्क्वायर का a का मान आप कुछ भी मान सकते हो, क्योंकि a एक धनात्मक संख्या है। तो देखो मानना मानना P बराबर हमने मान लिया 5 और A बराबर मान लिया 10। अब पहले ए स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर जो होता है 100, और 100 में अगर 5 का भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा 20 बार। अब ये कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर में भाग जाता है P का तो A में भी जाएगा। तो A का मान 10 ले लो और 10 में भी 5 का भाग दो तो 2 बार जाएगा। तो अब ये देखो, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। इसका मतलब कोई भी संख्या आप उठा के देख सकते हो। इस पर में से ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर कोई अभाज्य संख्या है जिसका ए स्क्वायर में अगर भाग जाता है तो उसका भाग ए में भी 100% जाएगा। इस पर में से ये कंक्लूजन निकलता है। हाँ, तो 1.2 का पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक ए परिमेय संख्या है। और ये सवाल बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सवाल को आपके लिए ये अच्छे नंबर दिला सकता है। इसमें से 3 नंबर का एक सवाल पक्का आएगा, इसलिए इस सवाल को पक्का आपको 2-3 बार रफ में लिखना है और रफ में लिख के ये फॉर्मेट एक बढ़िया सा सजा के इसको आंसर लिखना है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। इसलिए इस फॉर्मेट को अच्छे से समझना है। अब फॉर्मेट को किस टाइप समझना है, मैंने यहाँ फॉर्मेट बना के रखा है। आपको 2-4 बार रफ में लिखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई समझने वाली ज्यादा बात है नहीं। इसमें मैं साथ साथ में आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ साथ में समझा दूंगा, ताकि ये आपको पैटर्न भी इजी से याद हो जाए। जिस इसमें आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जैसे आप बुक में देखोगे ना तो उसमें थोड़ा हार्ड लैंग्वेज है, लेकिन इसमें मैंने इजी लैंग्वेज बना के एक फॉर्मेट बनाया है। तो इसको आप ध्यान से देख लेना, ताकि ये आपके समझने में हेल्प करेगा। अब देखो, आपको क्या है कि √5 एक ए परिमेय संख्या है, तो इसका एक बार आपको ऑपोजिट मानना है और इसको आपको लिखना है कि √5 है वो परिमेय संख्या है। एक बार आपको इसको ऑपोजिट मानना है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब √5 को आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हो। P बटा Q के रूप में लिख सकते हो, जहां पे Q बट्टा में लिखा है, इसका मतलब Q नॉट इक्वल 0। यानी एक चीज नोट कर लेना कि बट्टा के अंदर अगर हम किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं या रूट कोई संख्या का भाग देते हैं तो उसका आंसर अनंत आता है। इसलिए ये आपको कभी नहीं लिखना है। ये नहीं बट्टा में रूट की कोई संख्या लिखना या 0 लिखना पाप है। ये आप नोट रखना, हमेशा ध्यान रखना कि इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल लगा के 0 लगाया है। तथा P में Q से अभाज्य संख्या है, इसका भी ध्यान रखना है कि P और Q है वो एक से अभाज्य संख्या है। अब से अभाज्य संख्या, इसका मतलब यह है कि से अभाज्य संख्या के लिए आपको से अभाज्य की परिभाषा भी याद होनी चाहिए। से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ मैंने एक बॉक्स बना के लिख दिया कि से अभाज्य संख्या वो होती है जिसका एचसीएफ 1 होता है, जिनमें कुछ कॉमन ना हो, जिसका कॉमन कोई भी अंक नहीं हो और एचसीएफ 1 हो, वही से अभाज्य संख्या होती है। जैसे 10/20
10/20 का तो आप फैक्टर निकाल सकते हो, तो वो एक से अभाज्य संख्या नहीं है। जब इसको काट के छोटा करोगे 1/2, तो वो से अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार आप दूसरी संख्या और ले सकते हो, जैसे 50/70 है। 50/70 तो भाज्य संख्या है, लेकिन जब इसको काटोगे तो 5/7 आएगा। तो 5/7, 5 और 7 दोनों का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ 1 आएगा। इसका मतलब वो से अभाज्य संख्या। तो ये आपके इसके अनुसार हम बनाएंगे एक समीकरण। अब 5 बराबर पी बटा क्यू है, तो इसका मतलब यहां से हम पी की वैल्यू निकालते हैं। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी की वैल्यू निकालते ही ये क्यू है, ये भाग में गुणा में चला जाएगा, यानी √5 इक्वल क्यू। ठीक है, यहां से हम निकालेंगे क्यू की वैल्यू। अब क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो √5 गुणा में, तो इधर किस में आ गया, पी के भाग में, यानी पी बटा √5। अब एक चीज आपको अभी मैंने बताई है कि बट्टा के अंदर रूट में संख्या लिखना पाप है, इसलिए इसको यहां नहीं रखना है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसका वर्ग कर दोगे। तो यहां लिख दोगे वर्ग करने पर, यहां लिख दोगे वर्ग करने पर, अगर इसका आप वर्ग करोगे तो क्यू स्क्वायर, क्योंकि वर्ग करते हो तो दोनों पक्षों में करना होता है, नहीं तो समीकरण बिगड़ जाता है, इसलिए दोनों पक्षों में करना है। अब पी का स्क्वायर और √5 का जब आप वर्ग करोगे तो 5 होगा, और यहां से ये समीकरण नंबर आपके 1 बन गया। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब क्या करना है, यहां से आपको आगे बढ़ना है। चूंकि यहां लिख रखा है ना ये चूंकि, चूंकि का मतलब, चूंकि है कि हम, चूंकि का मतलब ये है कि क्यू, क्यू एक पूर्णांक है। यहां आपको लिखना है इस खाली जगह में पूर्णांक है, क्यू एक पूर्णांक है। क्यू, पी और क्यू से अभाज्य, अगर से अभाज्य है तो ये पूर्णांक भी होगी। अगर कोई संख्या से अभाज्य है तो वो पूर्णांक भी होगी। तो इसका मतलब क्यू एक पूर्णांक है। अगर क्यू पूर्णांक है तो उसमें चाहे जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे किसी का भाग दो, तो वो भी पूर्णांक होगी। तो इसका मतलब क्यू अगर पूर्णांक है तो क्यू का अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो वो भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। अगर q का स्क्वायर पूर्णांक है तो इसका मतलब q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। इसका मतलब पी स्क्वायर में आप 5 का भाग भी दे सकते हो, यानी पी स्क्वायर 5 से भाज्य होगा। अगर पी स्क्वायर 5 से भाज्य होगा तो इसका मतलब है कि p भी क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। ये हमने अभी पीछे प्रमेय किया ना 1.3, उस प्रमेय में भी मैंने बताया कि p है, कोई इस प्रमेय को बता रखा है कि अगर a स्क्वायर, अगर a p से भाज्य है तो ए बी पी से भाज्य होगा। ये प्रमेय में हमने पीछे सीखा था। अब देखो, अगर पी भी 5 से भाज्य, इसका मतलब पी बटा 5 हम लिख सकते हैं अगर, और इसका मान हम कुछ दे सकते हैं, जैसे मैंने दे दिया k1, आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने k1 दिया है और यहाँ लिख दिया है कि k1 एक क्या है, पूर्णांक है। यहां से हम p का मान निकालते हैं। तो p बराबर, ये 5 भाग में इधर जाके गुणा में चला गया तो 5k1, और ये समीकरण नंबर आपके 2 बन गया। अब क्या करना है, P का मान है, P का मान समीकरण 1 में रखना है। ये पहला समीकरण है, इसमें P का मान रखना है, यानी कहने का मतलब क्यू स्क्वायर, और जहां पे P है वहां P का मान रख दो 5k1, और इसका कर दिया हमने स्क्वायर अपॉन 5। अब देखो, इसको जब सोल्व करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर तो होता है 25, k1 का स्क्वायर अपॉन में 5। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25 को 5 से काटेंगे तो 5 k1 का स्क्वायर, और यहां से हम k1 का स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 5 गुणा में तो इधर किस में आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 5, और ये आपके समीकरण नंबर बन गया 3। अब 3 नंबर समीकरण बन गया, इसका मतलब के k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5। इसका मतलब हमने पीछे भी माना है कि k1 एक क्या है, पूर्णांक है। अगर k1 एक पूर्णांक है तो k1 का स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक। चूंकि k1 एक पूर्णांक है इसलिए k1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा। अगर k1 स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, इसका मतलब है कि क्यू स्क्वायर अपॉन 5, या यहां लिख सकते हो क्यू स्क्वायर 5 से भाज्य होगा। इस टाइप लिख दो, क्यू स्क्वायर
5 से भाज्य होगा, इसलिए Q भी 5 से भाज्य होगा। जो P के लिए वो पीछे लाइनें लिखी है ना यहाँ, भाई P स्क्वायर 5 से भाज्य होगा तो Q स्क्वायर यहाँ लिखा है 5 से भाज्य, तो Q भी 5 से भाज्य होगा। इसलिए यहाँ लिख सकते हो Q/5 इक्वल, यहाँ पे आप कुछ मान मान लो, जैसे K2 मान लिया मैंने, और K2 एक पूर्णांक है। अब यहां से आप वहां से P की वैल्यू निकाली थी, यहां से Q की निकाल लो। Q इक्वल 5 भाग में इधर गुणा में चला गया तो 5K2, और ये आपके समीकरण नंबर बन गया 4। अब देखो, समीकरण 2 में हमने P की वैल्यू निकाली, 4 में हमने Q की वैल्यू निकाली। तो यहां लिखा है समीकरण 2 में 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि संख्या, कौन सी संख्या, संख्या 5 P में Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कहने का मतलब 5 है, वो P के मान में भी आया है, Q के मान में भी आया है, इसका मतलब दोनों के अंदर 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और पीछे हमने माना था कि P और Q क्या है, एक से अभाज्य संख्या है। से अभाज्य संख्या का मतलब कि जिसमें किसी का कोई भाग नहीं जाता है, यानी से अभाज्य, ये जिसका HCF 1 होता है। तो इनमें तो ये इनका तो भाग नहीं, इसमें तो फैक्टर आ रहा है 5, ये 5 है, दोनों में कॉमन है, इसलिए ये तो इधर तो हो नहीं रहा है और उधर हो रहा है। इसका मतलब यहां तो देखो 5 है, वो P और Q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः अतः P व Q से अभाज्य नहीं है। पीछे हमने से अभाज्य है, पीछे तो हमने माना है कि से अभाज्य है, और अभी हमने माना है कि ये P व Q से अभाज्य नहीं है। इसका मतलब दोनों बातें तो होगी नहीं, बात तो एक होगी। अब यहां लिखेंगे ये हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, पीछे हमने जो कल्पना की थी उसका विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसका मतलब √5 एक क्या है, ए परिमेय संख्या है। तो ये आपके पहला क्वेश्चन था, ये 3 नंबर का या 5 नंबर का आता है, इसको रट लेना। अगर अब चलते अगले प्रश्न की ओर। अब अगला दूसरा प्रश्न है ना, वो भी सेम उसी पैटर्न का ही है, लेकिन ये उसकी थोड़ी लैंग्वेज कम हो गई, पैटर्न थोड़ा कम हो गया। पीछे वाले सवाल की सहायता से ये सवाल करते हैं, इसलिए ये सवाल अगर आपके आ गया तो इसमें फॉर्मेट थोड़ा कम बन जाएगा। ये या तो ये सवाल आएगा, ये पहले जो करवाया था पहला या दूसरा, इनमें से एक सवाल पक्का आएगा। तो इस टाइप से भी आप सीख लेना। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, तो जैसे लिख रखा है ना 3+2√5, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या, एक बार इसको परिमेय संख्या मान लो। फिर क्या करना है, फिर हमें क्या करना है, इसका अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 3+2√5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं। अगर P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो यहां से Q का मान नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अब देखो, अगर यहां से समीकरण बनाते हैं, यहां से समीकरण बनाते हैं, तो हमें क्या है, रूट वाली संख्या को एक तरफ करना है। अभी एक बार रूट के साथ में 2 है, ये भी लिख दो, एक बार तो आप लिख दो 2√5, और बाकी 3 है, इसका कर दो ट्रांसफर P/Q -3, और इसके बट्टा में कुछ नहीं, 1 लगा दो। यहाँ से 2√5 की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से Q इसका एलसीएम आ गया। Q में Q का भाग एक बार गया, एक को P से गुणा करने पे P माइनस Q का भाग एक में Q आर गया, Q को 3 से गुणा करने पे 3Q। अब देखो, यहां से 2 साथ में, तो 2 को भी हटाना है, केवल इधर √5 रखा तो 2 इधर आ गया, तो 1/3Q बटा, यहाँ पे 2 है जो गुणा में है, इसको इधर भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा, यानी 2Q। और यहां से आप समीकरण नंबर 1 बना सकते हो। यह आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। अब क्या करना है, समीकरण 1 बन गया। अब यहां से स्पष्ट है कि हमने P और Q को से अभाज्य संख्या लिया, इसका मतलब P और Q क्या है, P व Q, चूंकि P व Q एक पूर्णांक है। अगर P व Q पूर्णांक है, इसका मतलब 1-3Q, अगर 1-3Q व 2Q, ये
और ये भी दोनों ही पूर्णांक होगा, क्योंकि मैंने बताया कि किसी पूर्णांक संख्या में जोड़ो घटाओ कुछ भी करो लेकिन वो पूर्णांक ही होगी। इसका मतलब p और q पूर्णांक है, तो ये q 3q है ना, ये एक में से घटाया तो भी हमें क्या मिलेगा, पूर्णांक ही मिलेगा, और 2q भी पूर्णांक है। अब देखो आपको अगर ये पूर्णांक है, इसका मतलब 1/3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या बन गई। ये एक परिमेय संख्या बन गई और पीछे हमने बनाया, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है। समीकरण 1 के अंदर √5 की हमने वैल्यू, और पिछला सवाल किया था कि √5 एक ए परिमेय संख्या है, तो उसके अनुसार कि समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √5 इक्वल 1-3q अपॉन 2q। ये क्या है, एक ए परिमेय संख्या, 5 एक ए परिमेय संख्या, तो इसका मतलब इसके बराबर भी कोई जो मान आ रहा है वो भी ए परिमेय संख्या होगा, जो कि एक ए परिमेय संख्या है। ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, जो पहले हमने कथन माना था कि 3 + 2√5, या जो भी ये अभी ये माना ना, नीचे लिखा है ना हमने 1-3q/2q, ये एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यहां तो हम परिमेय बता रहे हैं और यहां ए परिमेय बता रहे हैं, तो परिमेय और ए परिमेय दोनों तो होगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः √5, ये प्रश्न में क्या लिख रहा है, 3 + 2√5 एक ए परिमेय संख्या है। ये यहां से सिद्ध होता है कि ये एक ए परिमेय संख्या है। अब देखिए अगला सवाल, अगला तीसरा सवाल है, वो भी इसी से संबंधित ही है, सेम, केवल संख्या चेंज और एक इस टाइप का सवाल आए तो हम कैसे सोल्व करेंगे। अब सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या ए परिमेय। अब इसमें कुछ प्रश्न दे रखे, तीन प्रश्न दे रखे हैं, तो इसका पहला प्रश्न इस स्लाइड पे होगा, अगला प्रश्न अगली स्लाइड पे, उससे अगला अगली स्लाइड पे, तो तीनों सवाल ही हम स्टेप बाय स्टेप इसके सोल्व करते हैं। तो पहला सवाल है 1/√2। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक बार तो इसको मानो कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अगर 1/2√2 परिमेय संख्या है, इसका मतलब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो यहां पे अगर बट्टा में संख्या आ गई, बट्टा में रूट की संख्या आते ही गड़बड़ हो गया, पाप है, इसलिए इसको उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, व्यक्त्युक्रम। उल्टा यानी व्यक्त्युक्रम करने पर, यानी इसका व्यक्त्युक्रम कर दो। इसका व्यक्त्युक्रम करेंगे, इसका व्यक्त्युक्रम करते ही √2/1 और q ऊपर चला जाएगा और p नीचे आ जाएगा। अब यहां से हमें √2 की वैल्यू क्या आ गई, q/p, और ये आपके समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखो यहां से √2 की वैल्यू आ गई q/p, और p व q क्या है, चूंकि p व q पूर्णांक है, अगर p व q पूर्णांक है और यहां पे लिख रखा है अगर p व q पूर्णांक है, इसका मतलब p/q एक परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय संख्या होगी, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √2, जैसे √2 √5 वो हमने पिछले सवाल में, पहले सवाल में समझा ही था कि ये एक ए परिमेय संख्या ही होती है, तो ये √2 भी एक ए परिमेय संख्या है। अगर ए परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये अगर ए परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी, एक ए परिमेय संख्या होगी। यानी कहने का मतलब √2 इक्वल p/q, जो कि एक ए परिमेय संख्या है। ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, पहले कथन का हमारा विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः हम लिख सकते हैं कि 1/√2 एक क्या है, ए परिमेय संख्या है। इसी टाइप से अगला सवाल है, यह है 7√5, तो एक बार लिख लो 7√5। 7√5 एक परिमेय संख्या है। अब हमें 7√5 अगर ए परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है, तो 7√5 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। अब p/q के रूप में अगर लिखेंगे, यहां से समीकरण बनाओ, तो हमें क्या है, केवल इधर रूट वाली संख्या चाहिए, क्योंकि इस टाइप का भी हम सवाल कर चुके हैं। अब अगर आपको √5 है, इसको इधर रखना है, तो p/7q हो जाएगा, और ये बन गया समीकरण आपके। अब सवाल तो यही सॉल्व हो रहा है, आगे केवल लैंग्वेज है,
चूंकि चूंकि p व q एक पूर्णांक है, अगर p व q एक पूर्णांक है, इसका मतलब 7q भी पूर्णांक होगा। क्योंकि p और q पूर्णांक है तो इसका मतलब 7q भी पूर्णांक होगा, 10q भी पूर्णांक होगा। q के या p के साथ में कोई भी संख्या आएगी वो सभी क्या होगी, पूर्णांक होगी। इसका मतलब p बटा 7q एक परिमेय संख्या है। परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि √5 इक्वल p बटा 7q ये परिमेय संख्या नहीं है, ए परिमेय संख्या है। क्योंकि हमने पिछले सवाल में एक नंबर सवाल में हमने पढ़ा था, उसी के अनुसार ये ए परिमेय संख्या है, जो कि एक ए परिमेय संख्या है। ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 7√5 एक ए परिमेय संख्या है। अब देखिए अगला सवाल है कि 6 प्लस √2, इसका मतलब इसको एक बार तो क्या करो, इसको आप लिखो 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अगर 6 प्लस √2 परिमेय संख्या है तो इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q नॉट इक्वल 0। अब देखो इस समीकरण को बनाने के लिए ये हमें तो रूट में संख्या रखनी है, इधर बाकी का ट्रांसफर करना है, तो √2 p बटा q, और ये 6 किस में है, प्लस में, तो इधर आगे हो गए माइनस में बटा 1। अब यहां से √2 और यहां से हम इसका एलसीएम लेंगे तो q आएगा, q का q में एक बार भाग गया, तो यहां से q का q में एक बार भाग गया तो p एकम p। अब देखो q में एक में q का भाग q आ गया, q को 1 से गुणा करने पे 6q आए, तो ये बन गया आपके समीकरण। अब यहां से आप लिख सकते हो p व q एक पूर्णांक है। अगर p व q एक पूर्णांक है, इसका मतलब p माइनस 6q भी पूर्णांक होगा, क्योंकि q तो वैसे भी पूर्णांक है, इसका मतलब ऊपर वाला पोर्शन भी एक पूर्णांक होगा। अगर ये पोर्शन पूर्णांक है, इसका मतलब p माइनस 6q अपॉन q एक परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय संख्या है, परंतु समीकरण 1 से स्पष्ट है कि √2 इक्वल p माइनस 6q अपॉन q, जो कि एक ए परिमेय संख्या है। ये हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 6 प्लस √2 एक ए परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, ये आपके प्रश्नावली थी 1.2, जिसको मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली थी और ये मैंने आपको समझाई है। अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में जो घंटे का आइकन है उसे भी जरूर दबाएं, तो ताकि उसका जो भी मैं वीडियो डालूं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। अब अगला वीडियो आपके दूसरे अध्याय का आएगा, जो है बहुपद। तो हम अगला चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। तो इसलिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।